हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में एलएलबी करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलएलबी करने के बाद आपको क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किसको एलएलबी करना चाहिए, मतलब किसको एडवोकेट बनना चाहिए, साथ में कोर्ट की रियलिटी क्या है। क्योंकि जो चीज़ नॉर्मली हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, जो कोर्ट का सिनेरियो होता है और रियल कोर्ट के अंदर क्या डिफरेंट है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। दूसरी चीज़, लॉ कंप्लीट करने के बाद तो आपको सेटलमेंट यानी आपको एक अच्छा एडवोकेट बनने में आपको कितना टाइम जा सकता है। तीसरी चीज़, एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमको जो भी मैटर्स मिलते हैं वो हमारे प्रोफेशनल नेटवर्क के थ्रू मिलते हैं, तो हमको हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने में हमको कितना टाइम जाएगा और कैसे हम उसको बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। बीइंग एन एडवोकेट, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि नेम एंड फेम होना चाहिए आपकी मार्केट के अंदर, साथ ही साथ वेल डेकोरेटेड ऑफिस हो, हाथ के नीचे 8-10 स्टाफ काम करते रहे, वेल डेकोरेटेड आपका घर हो और लग्जरी लाइफ हो। दोस्तों, जब आप रियलिटी में आओगे, जब आपकी कोर्ट के प्रैक्टिस में आओगे तो आपको देख करके आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कोर्ट की रियलिटी ये है कि न्यू एडवोकेट को सरवाइव करना पड़ता है उसके ब्रेड एंड बटर्स के लिए। मतलब उसको काम नहीं मिलता है, ना ही उसके क्लाइंट्स मिलते हैं, ना ही उसके कोई पैसा देता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि कोर्ट का 80% मार्केट जो है ऑलरेडी कैप्चर्ड है सीनियर के अकॉर्डिंगली। मतलब कोर्ट में अगर 100 मैटर्स आते हैं तो उसमें से 80 मेडल जो है सब सीनियर्स के पास में जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो सीनियर एडवोकेट है उनकी नेम एंड फेम है मार्केट के अंदर, उनके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है, साथ में उनके पास में हर डिपार्टमेंट में उनकी सेटिंग है, जिसकी वजह से हर काम उनका बहुत आसानी से हो जाता है। उसके बाद में उनको अच्छी नेटवर्किंग बनी हुई है, हर जगह नेटवर्क से सारे काम हो जाते हैं और उनको कम्युनिटी सपोर्ट है, जिसकी वजह से 80% जो मैटर्स है उनके पास में जाते हैं। अब बचे हुए जो 20% मैटर्स है, यानी अगर 100 मैटर्स आए थे तो 100 में से 80 तो जो है हमारे सीनियर्स के पास में चले गए। अब बचे हुए 20 मैटर्स जो है उसमें इतना हैवी कंपटीशन है कि आप भी सोच करके हैरान हो जाओगे। इस बचे हुए 20 मैटर्स के अंदर बहुत सारे एजेंट्स इन्वॉल्व है जो मैटर्स को आपसे हाथ से निकाल के कहीं और लेकर के चले जाएंगे। इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो टाइपिस्ट हमारे पास से लेकर के चले जाते हैं, जैसे लिव लाइसेंस एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन का काम जो है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का काम है, इस तरीके रिलेटेड जो टाइपिंग से रिलेटेड काम है वो सारे के सारे हमारे यहाँ से चले जाते हैं और डेफिनेटली वो कोई और कर लेता है। इसके अलावा बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स आपके पास में आने ही नहीं देंगे, वो उनके पास में ले जाएंगे जिनके पास में उनकी अच्छी सेटिंग है। तो ये सारे रीजंस है कि जिसकी वजह से न्यू एडवोकेट को बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि नए एडवोकेट को भी इस 20% मार्केट के अंदर ही रहना है और यहीं पे उसको सर्वाइव करना है। ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एडवोकेट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया, ये सारे चैलेंजेस है जो आपको कोर्ट में आने के बाद में आपके सामने आने वाले हैं, तो उसको किस तरीके से फेस करना है उसका सोल्यूशन भी मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि एडवोकेट किसको बनना चाहिए, मीन्स किसको एलएलबी करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, जिसकी फैमिली में ऑलरेडी कोई एडवोकेट है, जैसे किसकी मदर या कोई फादर, उनका अगर कोई ऑलरेडी एडवोकेट है तो आप एलएलबी करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर से एक बना बनाया नेटवर्क मिल जाता है जो आपके पेरेंट्स से बना हुआ चला आ रहा है। आपकी मदर एडवोकेट है या आपके फादर एडवोकेट है तो इनके पास में ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, इनके मैटर सारे डिपार्टमेंट में सेटिंग्स होंगी, तो आपको कुछ नया बनाना नहीं पड़ेगा। आप इसी नेटवर्क को यूज़ करके आप अपना प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आपका फिर दूसरी चीज़ आती है आपका पॉलिटिशियन से आपको बहुत अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपका कनेक्शन पॉलिटिशियन से बहुत अच्छा है तो भी आपको एलएलबी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैटर्स जो भी होते हैं तो एरिया के किसी बड़े के पास में जाते हैं, कोई पॉलिटिशियन के पास में जाते हैं, भाई वो सब कुछ सेटिंग कर दे ताकि वो पुलिस स्टेशन में हमारी सेटिंग कर दे, तो हमारे पास में यहाँ से बहुत सारे काम आ सकते हैं और ये रियलिटी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, इनके पास बहुत सारे मैटर्स आते हैं और कहीं ना कहीं इनका अच्छा कनेक्शन होता है। तो अगर आपके पास में बहुत सारे एजेंट्स से सेटिंग है तो भी आपके पास में बहुत अच्छी चीज़ें से बन सकते हो। एजेंट हर टाइप के एजेंट हो सकते हैं, कोई रियल एस्टेट एजेंट हो जो आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का काम दे, एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर करने का काम दे दे, हो सकता है लिव लाइसेंस रजिस्टर बनाने का काम दे दे, तो इनके थ्रू भी आपको अच्छे खासे काम मिल सकते हैं। इसके अलावा
जो टाइपिस्ट होते हैं, जो ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, रोड पे टाइपिंग की एक छोटी सी शॉप लेके बैठे हुए हैं, इनके थ्रू भी आपको बहुत सारे मैटर्स आ सकते हैं। सपोज कोई प्रॉपर्टी के लिटिगेशन वगैरह फाइल करना है या कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम है, वो इनके टाइपिस्ट के पास में आता है। तो अगर आप इनसे कनेक्टेड हो तो जो दावा वगैरह को दाखिल करना है तो इनके थ्रू आपको मिल सकते हैं। इन शॉर्ट आप देखोगे तो ये यहाँ पे आपका इधर 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 ये सारा की सारा आपका नेटवर्क बिल्डिंग के ऊपर काम हो रहा है। मतलब अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो डेफिनेटली आपके पास में वो लोग आएंगे जो आपको बिजनेस देके जाएंगे, जो आपको क्लाइंट भी देकर के जाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास में आपका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। सोशल नेटवर्क आपने देखा होंगे बहुत सारे एरिया के अंदर लोग सोशल वर्किंग करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, कोई ना कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं जो सोशल एक्टिविटी के अंदर जनरली कंसिडर होता है। तो अगर आपका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा है तो भी आपको LLB कर लेना चाहिए, क्योंकि सोशल नेटवर्क के थ्रू आपको काफ़ी अच्छा काम आ सकता है। तो ये 5 रीज़न मैंने बताया, इसके अलावा भी हो सकता है, बट मेरे सामने ये 5 रीजंस है जिसकी वजह से मैं खुद एक अच्छा सक्सेसफुल प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। अब आता है सवाल कि लॉ कंप्लीट करने के बाद में आपको कितना टाइम जाएगा सेटल्ड होने में। जनरली क्या होता है, हम ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में LLB करते हैं, 3 इयर्स उसमें चला जाता है। 3 इयर्स के बाद में जब हम प्रैक्टिस पे आते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हमारी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। आपको सेटल होने में कम से कम 3 to 5 इयर्स लगेंगे, यानी आप उस 3 से 5 साल लगेगा जब आप अपना क्लाइंट बेस बनाना शुरू कर पाओगे, इनकम जनरेट करना शुरू कर पाओगे। अभी 3 से 5 साल में आप क्या सीखोगे, सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉलेजेस में हम लोगों ने लर्निंग लिया है वो सारी की सारी लर्निंग जो है वो थियोरेटिकल होती है। कोर्ट में वही सारी थियोरेटिकल जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल यहाँ पे अच्छे से हमको सीखना होता है। तो यहाँ पे हमको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना होगा। उसके साथ साथ में आपको अपना नेटवर्क बनाना होगा। अभी आपको तो कोई जानता पहचानता नहीं है, आपको कोई काम क्यों देगा। जनरली रोड पे अगर एक ग्रोसरी की शॉप है, होटल है, पान की दुकान है तो लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक चले जाते हैं। बट हमारा प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जो हमको काम देता है वो हमारे नेटवर्क से देता है हमको। तो हमको हमारा नेटवर्क बिल्डिंग करना पड़ेगा ये 3 to 5 इयर्स के अंदर। इसके अलावा हमको बैटर्स वगैरह कैसे ड्राफ्टिंग करना है वो सारी चीज़ें सीखना होगा। अपनी नोन हाउ मार्केट में बनाना होगा। मतलब देखो आपके पास में नेटवर्किंग तो बन गई, लेकिन कुछ ऐसा करके बताना पड़ेगा जिससे लोग आपको पहचान बना ले। जैसे भाई एक एडवोकेट है जो चेक बाउंसिंग के केस बहुत अच्छे से लड़ता है, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छे लड़ता है, एक क्रिमिनल एडवोकेट है जो क्रिमिनल में पर्टिकुलर क्रिमिनल के अंदर कोई डिमांड वगैरह करने का है कुछ, वो उसके लिए बहुत अच्छा करता है। तो इस तरीके से आपको भी अपनी एक नोन हाउ बनाना पड़ेगा मार्केट में। इसके बाद में आप अपने फोकस कर पाओगे आपकी अर्निंग के ऊपर। अगर ये सारी चीज़ें आप देखने के लिए तो ये 5-6 चीज़ें हैं, बट इसको करने में आपको 3 to 5 इयर्स लग जाते हैं। फिर भी अगर आपको एडवोकेट बनना है, जो रियलिटी मैंने आपके सामने शेयर किया वो सारी चीज़ें देखते हुए आप चाहते हो कि नहीं मुझे एडवोकेट ही बनना है, मेरा कोई मदर फादर कोई नहीं है इस फील्ड के अंदर, कोई पॉलिटिकल टच नहीं है, कोई एजेंट से सेटिंग नहीं है, टाइपिस्ट की सेटिंग नहीं है, मेरा कोई सोशल नेटवर्क नहीं है, बट फिर भी मेरा अरमान है कि भाई मैं एडवोकेट बनूँ और सक्सेसफुल हो जाऊँ, मेरा नेटवर्क ऑटोमेटिक बन जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो देखिए इसके लिए बहुत सारे सोल्यूशंस हैं मार्केट में। मेरे पास में आपके लिए बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है जो बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है और उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है। आपको इसमें करना क्या चाहिए, आपको ऐड ऑन कर लेना चाहिए टैक्स कंसल्टेंसी को। ठीक है, टैक्स कंसल्टेंसी के नाम सुनते ही आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आने लगेंगे कि यार टैक्स कंसल्टेंसी मैं क्यों ऐड करूं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, मुझे तो सिविल में प्रैक्टिस करना है, मैं क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता हूं, मार्केट में इसका स्कोप क्या है, भाई इनकम टैक्स GST TDS के बारे में मेरे कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को रिस्क लेना नहीं है। आपके ऐसे सारे बहुत सारे सवाल आपके माइंड में आएंगे। बट दोस्त अगर मैं आपको बताऊँ कि टैक्स कंसल्टेंसी का इम्पैक्ट आपकी सिविल प्रैक्टिस या आपकी क्रिमिनल प्रैक्टिस के ऊपर किस तरीके से आने वाला है, आप जान करके शॉक हो जाओगे। आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे टाइप करो कि इनकम टैक्स पेयर जो है 2025 में कितने लोग हैं, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोग कितने हैं इंडिया में 2025 में। ठीक है, तो आपके सामने डेटा कुछ इस तरीके से आएगा कि 9.11 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2025 में। अगर आप इसी तरीके से देखो इंडिया की पॉपुलेशन जो है 146 करोड़ है, जिसमें से 2022 में 5.83 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। 2023 में ये डेटा और बढ़ गया, 24 में डेटा और बढ़ा और ये डेटा आज 2025 में 9.11 करोड़ का पहुंच गया है। यानी जो इनकम टैक्स पेयर है वो 3.28 करोड़ बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इससे हमको एक चीज़ समझ में आता है कि ये टैक्स कंसल्टेंसी की जो डिमांड है वो कंटिन्यू बढ़ रही है।
तो जो क्लाइंट आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएगा, वही क्लाइंट को कोई भी प्रॉपर्टी जब परचेज करना है तो डेफिनेटली वो आपके पास में उसका रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा। वो क्लाइंट के साथ में आपके कनेक्शंस बनेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नेटवर्किंग करना है बहुत आसान है, और जान पहचान नेटवर्क से ही हमारा काम चलता है। वहीं दूसरी साइड अगर मैं बताऊं जीएसटी को लेकर के, हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, आप जाओ नेट पर सर्च करो, ये मिल जाएगा, जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि जीएसटी 2017 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, और 2023 आने तक यानी 6 इयर्स में, ये 6 इयर्स के अंदर जीएसटी के जो रजिस्टर्ड डीलर थे वो डबल हो गए। मतलब जब इंडिया में जीएसटी आया तो उस वक्त 67.61 लाख लोगों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया। 2023 में ये डेटा पहुंच गया 1.4 करोड़। यानी यहाँ पे आप देखो इनकम टैक्स में ग्रोथ हो रही है, जो इनकम टैक्स फाइलिंग वाले हैं, जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर भी बढ़ रहे हैं, और जो लोग इनकम टैक्स जीएसटी वगैरह पे करेंगे ये डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेंगे, कोई ना कोई इनके पास में मैटर्स आएगा। ये सारे बिजनेस वाले लोग हैं, जब ये बिजनेस करेंगे तो इनको बिजनेस में कुछ ना कुछ हर्डल्स आएंगे। लाइक हो सकता है भाई किसी ने इनको चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, तो डेफिनेटली वो आपके पास में आएगा मैटर्स, आपका यहाँ पे नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। इनके फाइलिंग से आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। इतना ही नहीं, मैं आपको एक रीज़न और बताता हूँ कि ये टैक्सेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक सिंगल क्लाइंट आपको मल्टीपल इनकम देता है, और वही एक सिंगल क्लाइंट आपको रेगुलर रिकरिंग इनकम देता है। देखो हमारे प्रोफेशन में एडवोकेसी में होता क्या है, हमने अगर किसी का डिमांड यानी किसी का डिमांड हमने कैंसिल करवाया या कोई बिल करवा दिया, तो होता क्या है कि क्लाइंट ज़रूरी नहीं कि हमारे पास में मैटर चलाएगा, बट ये फील्ड ऐसी फील्ड है जहाँ पे क्लाइंट आपके पास में लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज आपके पास में क्लाइंट आते हैं मिस्टर रमेश जो एक बिल्डिंग डेवलपमेंट का काम करते हैं, मतलब ये बिल्डिंग डेवलपमेंट का इनका काम है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये बिल्डिंग डेवलपमेंट का काम करते हैं तो इनको डेफिनेटली इनके पास उनको पैन या टैन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप बना करके दोगे। साथ में बिल्डिंग डेवलपमेंट का काम जनरली लोग अकेले नहीं करते, इसमें मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, तो इनकी पार्टनरशिप फर्म बनाना, एलएलपी बनाना, कंपनीज बनाना, ये सारे के सारे मैटर्स डेफिनेटली आपके पास में आएगा। इसके अलावा इनको डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आप बना करके दोगे। अब देखो आपने टैन बनाया, पेन बनाया, यहाँ पे आपको इनकम मिली, आपने उनका कंपनी रजिस्ट्रेशन किया, जनरली 25,000 तक की कंपनी रजिस्ट्रेशन किया, मतलब मिनिमम चार्जेस लोग इतना लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको इनकम हुई। उसके बाद में आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया, यहाँ पे आपको इनकम हुई। रजिस्ट्रेशन के बाद में आप उसके एवरी मंथ उसका रिटर्न फाइल करोगे, आपको एवरी मंथ यहाँ पे इनकम होगी। रजिस्ट्रेशन किए तो आपको यहाँ पे हो सकता है भाई 5,000 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन का लिया, ठीक है, और उसका मंथली फाइलिंग आपको कर रहे हो तो हो सकता है 1,500 मंथली फाइलिंग कर रहे हो, तो एक सिंगल क्लाइंट से आपको कितनी बार इनकम हो रही है। इसके साथ साथ में आपको अकाउंटिंग नहीं आती, अकाउंटिंग आती है, अब इनका अकाउंटिंग कर रहे हो तो वहाँ से आपकी इनकम हो रही है, ठीक है। इसके बाद में इनकम रिटर्न फाइल करूँगा, यहाँ पे भी इनकम होगी, कंपनी का रिटर्न फाइल करूँगा, यहाँ से भी इनकम होगी। इनकी कोई अपील का मैटर आता है, देखो जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली जो अपील करते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर भी अपील का बहुत सारा प्रोसेस होता है, यहाँ पे अच्छी फीस मिलती है। क्यों? यहाँ पे काम करने वाले सारे के सारे बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन लोगों को अच्छी खासी मतलब ज़रूरत पड़ती है कोई अच्छी उनका अपील फाइल करे, आपको यहाँ से भी इनकम होगी। इसके बाद में इनको फंड डेवलपमेंट के लिए पैसे की जो ज़रूरत पड़ेंगे, तो फंडिंग के लिए जो है आप बैंक से प्रोसेस करवाओगे, आपको यहाँ पे भी डेफिनेटली इनकम होगी। एक इनका जो टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट के ऊपर जाता है तो इनको टैक्स ऑडिट की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें भी आप प्रोसेस करोगे। बाद में ऑडिट के बाद में इनको टीडीएस का प्रोसेस करना होगा, तो टीडीएस में भी आपको यहाँ पे एवरी मंथ इनकम होगी, ठीक है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे जब उनका टीडीएस का रिटर्न फाइल करोगे तो वहाँ से भी आपको इनकम होगी। अब जाहिर सी बात है भाई ये बिल्डिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जितने फ्लैट ये सेल करेंगे तो हर फ्लैट के पीछे आप उनको हाउसिंग लोन करवा करके दोगे। लोन का प्रोसीजर करना कोई मुश्किल काम नहीं, सिंपल फाइल रेडी करना है, सबमिट करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको 2% से 3% आपको यहाँ से इनकम होती है। 2% 3% बोलने के लिए 2 से 3 है, लेकिन अगर 1 करोड़ का लोन अगर आपने कराया, % खाली फीस लिया तो 2 लाख रुपये तक की इनकम चली जाती है यहाँ पे। इसके बाद में जो प्रोसेसिंग फीस आपको मिलेंगी अलग से यहाँ पे इनकम होती है, इनका PA, PSI, PT हर लेवल पे यहाँ पे इनकम होती है।
तो अगर इसको आप एड ऑन कर लेते हो तो आपको एक सिंगल क्लाइंट आपको इतनी सारी इनकम दे सकता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है और मल्टीपल इनकम दे रहे हैं। कभी आपको रिटर्न फाइलिंग की इनकम हो रही है, कभी जीएसटी फाइलिंग से इनकम हो रही है, कभी टीडीएस फाइलिंग से इनकम हो रही है, कभी लोन प्रोसेसिंग से हो रही है। अब इतने सारे लोगों के साथ में जब आप कनेक्शंस में आओगे तो आपका नेटवर्क कितना बड़ा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे, यहाँ से आपकी इनकम भी मिलेंगी, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, जब ये मल्टीपल इनकम आपको यहाँ से मिल रही है, रिकरिंग इनकम मिल रही है, आपके यहाँ रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, आपके नेटवर्किंग बिल्डअप हो रही है, तो ये नेटवर्किंग आपके सिविल मैटर्स या क्रिमिनल मैटर्स, यानी इनके पास से जो भी सिविल या क्रिमिनल मैटर्स आएंगे वो डेफिनेटली आपके पास में आएंगे। तो आपके क्लाइंट का सोल्यूशन सॉल्व, आपका इनकम का जो है प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो सकता है इससे। अब सारी चीज़ें आपको तो समझ में आ गई कि अगर हम लोग टैक्स कंसल्टेंसी को एड ऑन कर लेते हैं तो हमारे पास में सिविल प्रैक्टिस या क्रिमिनल प्रैक्टिस का कितना अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है। तो अब इसको एड ऑन करना कैसे है? एड ऑन करने का दो तरीका है, मैं आपको दोनों बताता हूँ। पहला तरीका है एक एज अ एसोसिएट अपॉर्चुनिटी, जिसको एज अ फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं। दूसरा आता है टैक्स कंसल्टेंट मास्टर प्रोग्राम के जरिए आप इसको एड ऑन कर सकते हो। तो ये दोनों तरीका है, दोनों को मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, एसोसिएट प्रोग्राम क्या है, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है। आप उसको जा करके देखेंगे तो डिटेल्ड में मैंने उसमें पूरा समझाया हुआ है कि आपको इसमें किस तरीके से इस पर आप काम कर सकते हो और किस तरीके से आपको इस पर इनकम हो सकती है। तो इसमें मैं आपको सिंपल इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। सपोज आपके कोई क्लाइंट है मिस्टर सुनील शर्मा, वो आपके पास में आते हैं, उनको बनाना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। आप जस्ट उनसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करने के बाद में उसको स्कैन किया, स्कैन करके जो है हमको शेयर कर दिया, मतलब आपने मुझे शेयर कर दिया। मेरी टीम क्या करेंगी, आपके डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगी, डॉक्यूमेंट का प्रोसेस करेंगे, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हम यहाँ बनाएंगे। बनाने के बाद हम आपको शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद में आपने क्या किया, खाली उसको डाउनलोड किया, प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट निकाल के अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया। आपने हैंड ओवर किया, अपनी फीस लिया, आपका भी फायदा हुआ और हमारा भी फायदा हुआ। मतलब ये आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाती है। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को 200 से ज़्यादा सर्विसेज आप दे सकते हो। समटाइम व्हाट हैपन कि लोग चाहते हैं कि नहीं, मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मुझे खुद करना है सारी चीज़ें। तो ऐसी कंडीशन में आप टैक्स कंसल्टेंट मास्टर प्रोग्राम को आप ऑप्ट कर सकते हो। इसमें आपको सिंपल क्या है, मैं आपको इनकम टैक्स से 2 प्रोग्राम, मतलब इनकम टैक्स प्रैक्टिकल, इनकम टैक्स थ्योरी, टीडीएस के प्रैक्टिकल, टीडीएस के थ्योरी, जीएसटी के कंसेप्ट और प्रैक्टिकल, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में सिखाता हूँ, वो भी ऑनलाइन आपके कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंगली। इसके करिकुलम में मैं आपको क्या क्या दे रहा हूँ उसके डिटेल्ड वीडियो मैंने अलग से बना करके रखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। ये प्रोग्राम 90 डेज मनी बैक प्रोग्राम है। इसकी वैलिडिटी तो लाइफ टाइम है। इसमें 3 टास्क मैं आपको देता हूँ, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस 3 टास्क को आपको 90 डेज में कंप्लीट करना होता है और जो भी फी आप इसके लिए पे करेंगे वो आपकी डेफिनेटली रिफंड हो जाती है। सो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि वो प्रोग्राम को कैसे ऑप्ट करना है और कैसे आपको आपके फीस रिफंड लेना है, कोर्स का करिकुलम क्या है, तो मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम आपको पूरा शेयर कर देंगी।